अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फर्स्ट आपकी वर्कशीट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस 2.64 एज परसेंटेज। इसे परसेंटेज में लेकर आए और आपने परसेंटेज में लाने का मेथड पढ़ा था कि किसी भी क्वेश्चन परसेंटेज में लेकर आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मैं लिखूँगी 2.64 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आता है 264। उन्होंने कहा था एज परसेंटेज, इसे परसेंटेज में लेकर आए, डेसिमल में दिया हुआ था तो पहले लिखे 2.64 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर साथ परसेंटेज का साइन। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 264 आ जाएगा और साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस 2/3 1/6 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो आप एलसीएम लेते हैं। मैं इस तरफ भी एलसीएम लूँगी और इस तरफ भी एलसीएम लूँगी। 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, पहले आप एलसीएम ले लें। ये 3 है, ये 6 है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 2 1s are 2। पहले चाहे 2 से कर लें, ये हाँ 1 नहीं आ गया बस। 3 2s are 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 6। तो मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड, multiplying मल्टीप्लाइंग बाई by बाई 6 ऑन बोथ साइड। 2/3 लिखा, ये था 2/3। फिर रेशो है, रेशो लगा दी। 1/6 लिखा, फिर लिखा 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। ये 6 कहाँ से आया, ये जो मल्टीप्लिकेशन का था। ठीक हो गया। ये जो एलसीएम लिया था 3 कितनी बार टाइम 6, 3 2s are 6, इसकी कटिंग कर दें। 3 2s are 6, 6 1s are 6, तो क्या आ गया 2 2s are 4 और 1 1s are 1, क्योंकि 6 कितनी जार 6, 6 1s are 6, तो 1 को 1 से दिया तो 1। 4:1 ये आपका आंसर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये जो आपके बुक के पीछे ग्लॉसरी है वहाँ से लिया है। देखें, द रिलेशन RELATION, रिलेशन BETWEEN बिटवीन 2 रेशोज़, TOW और 2 रेशोज़ RATIOS, 2 रेशोज़ के दरमियान रिलेशन इन विच जिसमें एन इंक्रीज INSCREASE इंक्रीज इन 1 ONE QUANTITY क्वांटिटी causes 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 a PROPORTIONAL proportional increase 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 in the other quantity। वो कह रहे हैं कि दो रेशोज़ के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसे अगर एक इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू तो दूसरी भी उसी लिहाज से, उसी तरतीब से प्रोपोर्शनली इंक्रीज़, उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो रही है, यानी उसी निस्बत से तनासुब से वो बढ़ रही है। इन अदर क्वांटिटी और डिक्रीज़ इन 1 क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी यानी एक मकदार कम हो रही है, काजेज़ आर डिक्रीज़ इन एन अदर क्वांटिटी, तो दूसरी भी मकदार उसकी वजह से कम हो रही हो, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगी। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप एक बार फिर से देखें। द रिलेशन बिटवीन 2 रेशोज़ इन विच an increase in one quantity causes a proportional increase in the other quantity, or decrease in one quantity causes, ये L नहीं है, C है, CAUSE cause a decrease, a लैदा और फिर decrease 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 in an other quantity is called QUANTITY quantity is called क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के स्पेल लिखे हुए थे, लफ्ज़ था प्रपोर्शनल सेकंड लाइन में, ये PROPORTIONAL और ये था क्वांटिटी QUANTITY। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वो कह रहे हैं फाइंड द रेशो फाइंड करें बिटवीन 36 रुपीज़ पर डज़न टू 6 रुपीज़ ईच। ठीक है, ये आपकी एक एग्जांपल है। मैं लिख रही हूँ यहाँ से 36 रुपीज़ पर डज़न, आगे मीन्स लिख रही हूँ। 36 रुपीज़ पर डज़न मीन, डज़न 12 में से लेने को कहते हैं, दर्जन को कहते हैं। 36 को 12 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब उन्होंने कहा था एक तो आपने 6 लेना है, एक ये इसको सॉल्व करके 36 रुपीज़ पर डज़न को, तो वो सॉल्व करके 3 आया, तो ये मतलब 3:6 फाइंड करनी है आपने। 3 1s are 3, 3 कितनी जार 6, 3 2s are 6, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपने पर डज़न का देखा, वो कितने थे 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन है व्हाट इज़ मेंट बाय इनहेरिटेंस। वरासत से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रिमेनिंग inherit amongst the heirs according to Shreya after the burial of a deceased। यानी ये होता है कफन दफन। amongst टू हर वरासत को जो आपके पास वैल्यूज़ है, क्या कहते हैं, वरासत है आपके पास जो यानी एक आदमी अपने पीछे जो जायदाद छोड़ गया या जो चीज़ें छोड़ गया और वो फोत हो गया हुआ है, तो फिर उसको उसकी यानी डिस्ट्रीब्यूशन का रिमेनिंग जो बाकी चीज़ें बच गई हैं वो उसके वरासत के मुताबिक उनके रिलेटिव्स में तकसीम कर देने को इनहेरिटेंस यानी वरासत कहा गया है। फिर ऑफ डिसीज जो शख्स मर गया हुआ है उसके लिए। ये आपकी बुक के पीछे ग्लॉसरी में लिखी हुई थी, सारी डेफिनेशन वहीं से लिखी है। शरिया के मुताबिक मतलब सुन्नत के जो शरीयत है, शरीयत के मुताबिक आपके इस्लाम में भी बताया गया कि बेटे का हिस्सा 2 है, बेटी का 1 है। इसी तरह बेवा का हिस्सा 1/8 है। इस तरह वो कह रहे हैं उसे तकसीम कर देने को ना, जो रिमेनिंग अमाउंट उसकी बढ़ जाती है। हारेट अमंग द हारिस अकॉर्डिंग टू द शरिया आफ्टर द ब्यूरल ऑफ अ डिसीज। कफन दफन का खर्चा निकालने के बाद। अच्छा जी, कैलकुलेटर उशन ओन वीट क्रॉप्स। कफन दफन कर ये ब्यूरल अखराजात को कहा गया कफन दफन के। अच्छा जी, कैलकुलेटर ऑन वीट क्रॉप्स, गंदम की फसल के ऊपर ये अमाउंट आपके पास इतनी है, इतनी की वो फसल है प्रोड्यूसिंग बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से ली गई है। जो अमाउंट लिखी होती थी मैं उसे लिखती थी, टोटल अमाउंट वो लिख लिया। या अमाउंट लिख दे ₹3500 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 3,50,000। और फिर आगे क्या गया, रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर है बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है तो 5% आएगा। ठीक हो गया। अब आप अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने लगे हैं। AMOUNT। अमाउंट ऑफ उशर कैसे आएगी? वो आएगी 5 की जगह 5% को ख़त्म करके हम 100 लगा रहे थे, वैसे ही हम इधर ही लगा रहे थे, चाहे नीचे लिख लें। वो था 3,50,000। 3 के बाद 1 2 3 और 4 हैं, 1 2 3 और 4 सिफर। अब यहाँ पर हमारा आंसर आने लगा और वो रुपीज़ में आएगा। पहले मैं 5 को 100 पर डिवाइड कर रही थी, हमने पहले ऐसे ही किया था, सिफर से नहीं काटे थे, फिर वो कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, तो एक ही मेथड से किया। इन्हें डिवाइड कर लिया और 3 5 1 2 3 और 4 सिफर थे, ये आ गया 17500। 17500 यूनिट 10 100,000 10,000 17,500 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है। अगले पेपर अगली जो सी है वो डेफिनेशन है व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या मुराद है? हमारा प्रॉफिट से क्या मुराद है? इफ़ द सेलिंग SELLING सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल कोई चीज़ है उसकी सेलिंग प्राइस है इज़ ग्रेटर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस यानी जितने से आपने ख़रीदी है वो ज़्यादा है दैन द डिफरेंस ऑफ दीज टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या कराएगा? प्रॉफिट अर्न। इट इज़ डिनोटेड बाय P से P से रिप्रेजेंट करते हैं SP माइनस। ठीक हो गया। फिर से देखें, इफ़ द सेलिंग प्राइस, अगर कोई चीज़ हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस अगर उसकी ज़्यादा, ये मिसाल के तौर पे पेंसिल है, अब तो ये है महंगी हो गई है, जैसे बॉल पेन लगा लिया 25 की हो गया, अगर मैं 30 पॉइंटर P हो गया आई थिंक, अगर ये मैं 25 में लेती हूँ ख़रीदती हूँ और 30 रुपीज़ में बेचती हूँ, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 25 की खरीदी 30 में बेच दी, 30 में से 25 निकालूंगी तो 5 बच गए, मतलब मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह वो कह रहे हैं इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस then the difference of these two is called profit, is the profit earned. It is denoted by P. P is equal to SP minus CP। फार्मूला पूछें तो लिख दीजिएगा, ना पूछे तो मत लिखिएगा, ये ना आपने डेफिनेशन ठीक लिखी और फार्मूला आप गलत कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना ही क्वेश्चन था, इसकी डेफिनेशंस थी ये पेपर में। ये गुजरांवाला बोर्ड के हम शॉर्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं 2023 में हुआ जी, ग्रुप 1 और 2 के। अब मैं ये आप उसके ऊपर हेडिंग दे दूँगी, ग्रुप 1 का कर रही हूँ के 2 का। आ गया फाइंड कॉस्ट प्राइस वेयर एस पी इज इक्वल टू दिस एंड लॉस इज इक्वल टू दिस। सेल प्राइस की वैल्यू ये दी हुई है और लॉस आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, तो मुझे फार्मूला याद था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 100 माइनस लॉस परसेंटेज, हमने पढ़ा था। सेल प्राइस
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज। रिप्लेस द वैल्यूज, सी पी की जगह पर इज इक्वल टू, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं आपके पास, ऊपर 100 लिखना है तो मैं 100 लिख रही हूँ, ठीक हो गया। नीचे हमने क्या लिखना है, 100 लिखना है, मैंने फिर 100 लिख लिया, सॉरी इसके पास एस पी सेल प्राइस क्या लिख दिया, 850, यहाँ पर 850 भी लिखूँगी, ठीक हो गया। यहाँ 100 की जगह 100 माइनस नीचे लिखा हुआ है लॉस परसेंटेज, तो लॉस की वैल्यू क्या है 8। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके आंसर को मैं 850 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 100 में से पहले 8 माइनस कर लें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 92। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 850 अपनी जगह पर लिखा, फिर 100 लिखा, ओवर 92 लिखा। अब 100 को 92 पे मैं डिवाइड कर दूंगी, 100 को 92 पे डिवाइड कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 850 के साथ। ये कैलकुलेटर 100 लिखें, 100 को डिवाइड करना है हमने 92 के साथ, वैल्यू आ गई इतनी बड़ी, इसी में मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, फिर क्या लिखना है अपने 850 लिखा, इक्वल प्रेस किया तो वो आ गया 923.9, हाँ जी 851 है, मैंने 50 लिखा हुआ है इसीलिए फ़र्क आ रहा है, 851। दोबारा करें, 100 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 851, तो वो आपके पास आंसर आ गया 925 एग्जैक्ट वैल्यू। तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 925, 950, तो ये रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो रुपीज़ में होगी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है जी, इधर आ जाए, हाँ जी नज़र आ रहा है, सही होगा। अब लिखा हुआ है फाइंड सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी ओही क्या, ये ठीक हो गया आपके पास। ये आपके पास लिखा हुआ है सेल प्राइस, फाइंड सेल प्राइस आपके पास लिखा हुआ है फाइंड सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिस एंड डिस्काउंट इज़ 5%। तो मैं लिख रही हूँ मार्क प्राइस जो गिवन है ये लिख लिया, डिस्काउंट भी आपको 5% था ये भी मैंने लिख लिया। फार्मूला है मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस द वैल्यूज़ करनी है, मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस और डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट, तो फिर सेल प्राइस आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिख रही हूँ सही, इज़ इक्वल टू, पहले क्या है मार्क प्राइस की वैल्यू 2760, मार्क प्राइस की वैल्यू क्या है 2760। सेल प्राइस एसपी की जगह मैंने एसपी लिख दिया है, ठीक हो गया, और एसपी की जगह एसपी लिख दिया। मार्क प्राइस की जगह क्या लिखूँगी 2760, 2760, आगे 100 माइनस डिस्काउंट की वैल्यू 5 है, नीचे भी आपके पास 100 लिखा हुआ है। अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पर चाहे लिख के सॉल्व करें, पहले 100 में से 5 कर लें तो जो आंसर आता है उसको फिर दोबारा कर लेंगे। 2760, 100 में से 5 करेंगे तो 95 ओवर 100, 95 ओवर 100 इज़ इक्वल। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको मैं करने लगी हूँ 2760, पहले 95 लिखूँगी, डिवाइडेड बाय नीचे 100 लिखा हुआ है वो लिखूँगी, फिर मल्टीप्लाई पर करूँगी 2760, तो वो आपके पास आ जाएगा 2600, ये आपका आंसर है 2600 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, यही वो आपसे पूछ रहे हैं। मैं क्वेश्चन रख लेती हूँ, शायद ये ऊपर हो जाए थोड़ा, मुझसे इसका एंगल सेट नहीं हो रहा है। अब ठीक है, 2600, ये क्या है आपका आंसर इन रुपीज़, अब स्पेस थोड़ी थी, 2600, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन करंट अकाउंट को डिफाइन करना है। रनिंग अकाउंट विच
continuously remains in operation due to its liquidity। अब वो कह रहे हैं कि ये भी उसके पीछे से लिखी हुई है, ग्लॉसरी के पीछे आपकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। रनिंग अकाउंट विच कंटिन्यूसली, एक रनिंग अमाउंट जो सी होती है ना, यो वैल्यू पैसा हम बिज़नेस में लगा रहे हैं और मसलसल पता चल जाएगा कि इतने का बिज़नेस है, 15 लाख 20 लाख इतने लगाए हुए हैं बिज़नेस में, तो ये तो बिज़नेस का पैसा है। वो अमाउंट जो सी है करंटली यानी उसमें ही रहती है, गर्दिश में ही रहती है, यानी पैसा इधर हमारे पास नहीं होता, वो बिज़नेस में ही लगा हुआ था। उन्होंने कहा रिमेनिंग अकाउंट विच कंटिन्यूसली रिमेन इन ऑपरेशन ड्यू टू इट्स लिक्विडिटी, तो ये क्या आ जाएगा, अकाउंट, करंट अकाउंट की डेफिनेशन। ये भी 2 नंबर की है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ये शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बट सम वुड हैव टू बारो इज़ ₹1774 एज मार्कअप, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, मार्कअप। मार्कअप को मैंने कहा था कि मैं मार्कअप भी लिख सकती हूँ, सिंपल प्रॉफिट भी लिख सकती हूँ, फार्मूला वही है, तो कभी इधर मार्कअप लिखूँगी और फिर कभी आई लिखूँगी। बेसिकली आई ही को मैं मार्कअप कह रही थी और आई ही को सिंपल प्रॉफिट से रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आप चाहें तो इधर मार्कअप लिख लें, आई ना लिखें, तो मैंने इधर आई लिख लिया इज़ इक्वल टू, ये क्या आपके पास 740। आप ऐसा करें इधर मार्कअप ही लिख लें, MARK, फिर आप जब क्वेश्चन करेंगी ना फिर गलत कर देंगी, UP अप मार्कअप, ठीक है, UP अप। फार्मूला वही था, रिप्रेजेंट हमने 2 तरीक़ों से किया था क्वेश्चन में, जब हमने बुक में किया था। मार्कअप इज़ इक्वल टू PROT, आर आगे रेट दिया 5%, तो 5% परसेंटेज को ख़त्म करके 5/100, तो उससे डिवाइड किया 0.05 आ गया। आगे टाइम, टाइम क्या आपके पास 4 ईयर, ये ईयर में ही है आपके पास, तो ये भी आप फार्मूला लगा देंगे मार्कअप का। मार्कअप की वैल्यू क्या दी हुई थी, 174, वो 174 मार्कअप की जगह P आपने कहा था सम वुड हैव टू बारो, वो मनी को नहीं दी हुई, तो ये P अपनी जगह पर, R की वैल्यू 0.05 थी और टाइम आपके पास 4 था। ठीक हो गया, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी ये दोनों। तो मैं लिख रही हूँ 174, ओवर में लिख देती हूँ दोनों वैल्यूज़, 0.05 और 4 ब्रैकेट लगा कर, ठीक है। तो यहाँ जस्ट रह गया P, अब आंसर आने लगा है। 174 ऊपर लिखा, 174 ऊपर लिखा, डिवाइड का साइन, 174 ऊपर लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई, 0.05 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, 870 आ गया आपके पास। तो मैंने यहाँ पर लिख दूँगी 870, तो ये आपके पास P आ गया। P प्रिंसिपल अमाउंट को कहा गया है, तो ये रुपीज़ है, तो 870 रुपीज़ आंसर। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन प्रॉपर्टी टैक्स, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। और प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज ऑन द ऑनर, ओ चार्ज CHARGED, चार्ज ऑन द ऑनर, ONWER, ऑनर ऑफ लैंड, HOUSE हाउस, फ्लैट्स, FLATS फ्लैट्स, BUI है ये, BUILDING बिल्डिंग, ये भी ग्लॉसरी के पीछे लिखी हुई है। एट द स्टैंडर्ड STANDARD रेट ऑफ 16% एट ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, PROPERTY प्रॉपर्टी, ठीक है। जब बेसिकली अब प्रॉपर्टी टैक्स जो प्रॉपर्टी पर ही लगेगा, वो घर हो सकता है आपके पास, फ्लैट हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, 16% के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास घर है, वो उसकी मालियत देख लें कितनी है, तो उसका 16% जो सा होगा वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा। वो ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, वो किस पर, प्रॉपर्टी टैक्स किस पर होता है, ज़मीन पर, घर पर, बिल्डिंग पर, फ्लैट वगैरह पर, ठीक हो गया। डिफाइंड पे ऑर्डर, पे ऑर्डर क्या होता है, पे ऑर्डर एक चेक होता है, इशूड ISSUSED इशूड बाय बैंक, BAN के बैंक, ऑन द रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, COUSTOMERS कस्टमर, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर बैंक जो सा चेक आपको देता है यानी इशू करता है, वो पे ऑर्डर है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 5118 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 5 है और ये स्क्वायर रूट 2 है। अब आपने इसे एक ही स्क्वायर रूट, डिवाइड है तो मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूंगी, जहाँ भी स्क्वायर रूट 5 है यहाँ भी है, तो इसे एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो इसे एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं 1182 स्क्वायर रूट 5, ये इसकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की। ठीक है, आप एक ही में लिख सकते हैं। अब 118 को 2 पे डिवाइड कर दूंगी और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आता जाएगा। आपकी बुक के ऊपर इसे सॉल्व नहीं किया हुआ। 118 डिवाइडेड बाई 2 तो वो आ जाएगा 59 हमारे पास, स्क्वायर रूट 59 और इंडेक्स में आपके पास लिखा हुआ है 5, ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन और 2 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 2 5, यहाँ 9 की पावर 3 और 27 की पावर -1। मैं क्या करने लगी हूँ, ये 3 की पावर में है, ये इसे भी 3 की पावर में लिखूँगी और 27 को भी 3 की पावर में लिखूँगी और फिर देखती हूँ क्या क्वेश्चन कहाँ जाता है और किस फॉर्म में बन रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा छोटे छोटे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं तो हम अपना लेवल थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये ले। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है तो ये 5 2 बार 10, 3 की पावर 10 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 27 को भी सॉल्व कर लो, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 की पावर 3, ये 1 ये 2। ठीक है, 3 की पावर 1। अब जहाँ 9 की पावर 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट अभी लगा ही रहने दें, तो यहाँ मैं 3 की पावर 2 लिख रही हूँ और ऑलरेडी यहाँ पर 3 लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो मैं 3 लिख रही हूँ, 2 की ये 2, तो 3 की पावर 2 9 को कहा गया है और बाहर आपके पास ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है और ये बाहर वाली ब्रैकेट में बड़ी कर देती हूँ। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ, ऐसे करके 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये -1 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर 10, फिर 3 2 बार 6 मल्टीप्लाई, 3 1 are 3 -1। ठीक हो गया। अब हमारे क्या है, बेस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड होती हैं अगर मल्टीप्लाई का साइन है, बेस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, बेस एक जैसी हैं, पावर ऐड होती हैं मल्टीप्लाई में। और ये क्वेश्चन हमने किए थे 6 में हमने किया था 4.2 की थी, जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और 7th में भी है, शायद 7th में भी हैं ये क्वेश्चन, एक्सपोनेंट में लिखना था। अब ये देखो, ये बेस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये ऐड होंगी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लाइन, ये लिख रही हूँ मैं 3 की पावर 10 इक्वल लगाते जाएँ शुरू में। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया तो 3 की पावर 6 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 हो जाएगा। बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ डिवाइड का साइन था, ये डिवाइड तो शोर हो रहा है ना, पर मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। 3 की पावर, हाँ डिवाइड हो गया। अब डिवाइड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, पावर्स माइनस होती हैं, 3 की पावर 10 -5 कर दें, ये डिवाइड कर दें। 3 की 10 में से 3 की पावर 5 आ जाएगा, 10 में से 5 किया तो 5, 3 की पावर 5 ले के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। 3 पावर 5 नहीं आ रहा। थ्री की पावर 2 था तो यहाँ 3 लिखा हुआ था, 3 2 are 6 हो गया। ये 3 की पावर 3 था, ये 3 की पावर -1 हो गया। बेस एक जैसी, यहाँ 6 में से 1 किए तो 5 आ गया। ठीक है, 5 ही आता था। हमने आप पता नहीं मेरी बुक पर आंसर गलत होगा, देख लेते हैं। अब 3 की पावर 5 आया हुआ है, इसे किस तरीके से सॉल्व करेगा हुआ है। आई थिंक ये मेरे पास अभी तो लिखा है 3 की पावर 5, मेरे पास आंसर कोई नहीं थे। मेरी बुक थी उसके ऊपर ये ब्रैकेट नहीं थी लगी हुई, तो फिर जब बुक आई तो उसके ऊपर उन्होंने ब्रैकेट लगा दी थी। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो आंसर क्या था और ये आंसर क्या है। 6.2 का है आई थिंक, 1 का है। चलें देख लेते हैं। अगर आप देखिएगा ना इसका आंसर क्या आता है आपका। 18 क्वेश्चन है 6.2 का, तो मेरी बुक पर तो 2187 लिखा हुआ है, वो अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती तो आ जाएगा। वो किस तरह से, बेस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 -6 + 1, तो फिर भी 5 ही आ रहा है। देखते हैं। ये 3 की 5 2 बार 10 था, 3 मेरे पास तो यही है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। 3 की पावर 6.2 का 18 क्वेश्चन गलत ना हो।
6.1 6.2 18%। 3 पावर 7 आती है 2187। यस 6 यस 9th क्लास इधर गलती है। ये 3 की पावर 3 थी तो 3 1 जार 3 आता है तो मैंने जस्ट 1 लिखा हुआ है। तो बेस एक जैसी या पावर्स आपस में माइनस होगी। यहाँ 3 की पावर 5 3 3 में से 3 निकाल, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब आप जब 10 में से माइनस करेंगे 3 तो वो आपका आ जाएगा 7। 3 की पावर 7 तो वो आपका क्या आ जाएगा 3 पावर 7 लेंगे तो वो आंसर आ जाता है 2187 हमारा। ठीक है 2187। ये बच्चों ने इतना शोर मचाया था, कॉन्सेंट्रेशन ख़राब कर दी। ये 3 की पावर 3 था। अब फिर से देख लो 3 1 जार 3, 6 में से 3 कट कर देंगे, 6 माइनस बेस एक जैसी है, पावर्स ऐड होंगी, इस माइनस की वजह से माइनस कर दी। 6 माइनस 3 क्या आ गया आपके पास 3, ये वाला 3 और ये 6 में से 3 कट किए तो ये 3 आ गया। 3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब 10 है, 10 माइनस 3 कर दिया, डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 3 की पावर 2187। मैं लेड पेंसिल से जल्दी से ये स्टेप इधर कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, 6 में से 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, 6 में से 3 काट देंगे तो 3 डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड की फॉर्म में पावर्स माइनस होती हैं। 10 में से 3 निकाल देंगे तो 7, 3 की पावर 7 ली, आंसर आ गया 2187। क्लियर हो गया होगा यकीन। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, इसमें भी बेस एक जैसी है, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान लगाया हुआ है। ये 2 की a की पावर 2/3, a की पावर के साथ b की पावर के साथ सॉल्व होगा। मैं यहीं से सॉल्व करने लगी हूँ। a इज़ इक्वल टू 2/3, बेस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये 1/3 है तो ये ऐड हो गया। मैं डॉट लगा रही हूँ ताकि वो x ना लगे। मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। b की पावर इधर 3/4 लिखी हुई है, बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 3/4 एलसीएम प्लस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हो गया अब आपके पास। अब आपने 3 और 3 का एलसीएम लेना, ये मैं लग लूँगी। ये लिखा 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम आपके पास आ गया। नीचे से वैल्यू सेम है। 3 कितनी ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3/3, 3 की कटिंग कर दी तो 1। यहाँ a की पावर तो आ गई 1। ठीक है, अब b देख लेते हैं। b में लिखा हुआ है आपके पास 3/4 प्लस 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, 4 ऐसे ही आ जाएगा। 3 + 3 आ जाएगा। 3 और 3 6, 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4, 3/2 आ जाएगा। तो b के ऊपर मैं लिख देती हूँ 3/2 यूजिंग 1 and 2। ये आपने लिखना है। ठीक है, a और b की पावर, a की पावर 1 a ही होती है। b इज़ इक्वल टू 3/2, यहाँ पर लिखते हैं USING यूजिंग 1 and 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 36 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हर पार्ट में 9 क्वेश्चन होते हैं जो आपने 6 करने होते हैं विद द डेफिनेशन। अगर राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ दिस वैल्यू, इसका लॉग जस्ट ले लेना। मैं कैलकुलेटर से ही लेने लगी। ये कैलकुलेटर, ये लिखा लॉग, ये ब्रैकेट 52.13 ब्रैकेट क्लोज और आंसर 1.717। इस 8 की वजह से मैं 1 लिख देती हूँ तो आपके पास आंसर आ गया 1.7171। ये हमारा आंसर है, बस से ही उन्होंने हमसे पूछा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बैंक ड्राफ्ट। डेफिनेशन है एन ऑर्डर टू पे मनी ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक upon an other office of the same bank for a sum of money payable to order and on demand। ठीक है, इन ऑर्डर टू पे मनी ड्रॉन बाय वन ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, सेम बैंक, बैंक की दो शाखें थी ना, एक बैंक इधर है तो दूसरे बैंक की वही एक आपके घर के पास होगी, एक आपके बाज़ार में होगी। वो कह रहे हैं एक वहाँ से मनी यानी एन ऑर्डर, एक ऑर्डर टू पे मनी, मनी का यानी एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर सेम बैंक में, फॉर अ सम ऑफ मनी पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड, डिमांड के मुताबिक जो ऑर्डर आप दे रहे हो और पेएबल यानी पे कर रहे हैं आपको, वो एन ऑर्डर। ये होता क्या, बैंक ड्राफ्ट एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू पे मनी, पैसे दें। ठीक है ना, बैंक को टू पे मनी, पे अदा करना रकम को, एक बैंक से दूसरे बैंक के ऑफिस,
एन ऑर्डर टू पे मनी ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक, एक ऑफिस बैंक के ऑफिस से अपॉन एन अदर ऑफिस टू द सेम बैंक, ठीक है, उसी सेम बैंक के दूसरे ऑफिस में, फॉर अ सम ऑफ मनी पेएबल टू ऑर्डर एंड ऑन डिमांड, जो कि डिमांड के मुताबिक ऑर्डर, जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक वो ऑर्डर जो दिया जा रहा है। डिफाइंड सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट होता है मुनफरद यकता, यानी उस जैसा कोई और सेम वैल्यूज़ ना हो, टू हो तो साथ टू ना हो। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जैसे पूरा मतलब समझ में आ जाए, आप कहेंगे हमने 6 में पढ़ा था नॉटी बॉयज़ ऑफ क्लास, नॉटी बॉयज़ इन स्कूल, तो हमें नहीं पता नोटिंग किस हद तक नोटिंग है, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, DENOTED डिनोटेड बाय CAPT कैपिटल, CAPITAL कैपिटल, AL अल्फ़ा, ALPHABETS, ALPHABETS अल्फ़ाबेट्स, ALPHABETS अल्फ़ाबेट्स, ठीक होगा। डिस्टिंक्ट DISTINCT आगे है डिफाइंड बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन डेफिनेशन, लेट ए बी एनी टू सेट्स, ए बी कोई से दो सेट है, देन एनी सब सेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, के इसका जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो सब सेट आ जाएगा, इस कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप जो दो रिलेशन लिखते, जो रिलेशन ले रहे थे वो उसका सबसेट होता था, क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी का। प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जस्ट डेफिनेशन है, वो आपने याद रखनी है। लिखने का तरीका हमने 8.2 में लिखा था। ये कोई से दो सेट होते हैं, उनका एनी सबसेट, कोई सा भी सबसेट ले लेते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया होता है उसमें से, तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता था। मैंने कहा था खाली सेट लिख दे, फिर एक वैल्यू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है उनका, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। वो कह रहे हैं ए की वैल्यू भी दी हुई है आपको, बी की भी दी हुई है, आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। पहले ए लिखूंगी, फिर इंटरसेक्शन का साइन डालूंगी, फिर बी लिखूंगी, फिर ब्रैकेट ऑन कर दूंगी। पहले पहली वैल्यू 1 2 3 4, ये कॉमा नहीं लगा हुआ, लगा लें, 6 और 12 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख दूंगी, फिर 1 2 3 4 6 9 और 18 लिख दूंगी बी सेट की वैल्यूज़। इंटरसेक्शन में आप वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों में है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, और बस 1 2 3 4 और 6 आ रहा है मेरा, तो 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6, यस 2 3 4 और 6, ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आ गया आंसर। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, अभी हमने 8.2 में किया था। बी क्रॉस ए, पहले बी लिखूंगी, फिर क्रॉस लगाऊंगी, फिर ए लिखूंगी, पहले बी की वैल्यूज़ लिखूंगी, वो 1 और 3 है, फिर क्रॉस लगाऊंगी, फिर ए की वैल्यू लिखूंगी, वो 2 3 और 4 है। फिर मैं क्या कर रही थी, 1 को 2 के साथ लिख रही हूँ ब्रैकेट, पहले करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर दरमियान में कॉमा, 1 और 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे चाहे ये वाला लगाएं या ना लगाएं, 1 को 3 के साथ ये दे दिया, फिर नेक्स्ट 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर हम क्या कर रहे थे, 3 को 2 के साथ दे रहे थे, और फिर 3 को 3 के साथ दे रही थी, और फिर 3 को 4 के साथ दे रही थी, ठीक है। 1 को पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। ये आपका जी ये आपका आ गया बी क्रॉस ए। इसकी कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि डोमेन फाइंड करे, रेंज फाइंड करे या रिलेशन। रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन ग्राफ, आगे जी ग्राफ आ गया मेरा, स्केल वो ले गया। चले हम देखते हैं कोई वो, ये पड़ा एक तरफ मिल गया। कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और फिर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास इधर देखिए, इधर जगह कम है, लेकिन इधर तो है ना, तो मैं इस कॉर्नर पर बना लेती हूँ ताकि नीचे और ऊपर वैल्यूज़ आ जाएँ। 2 और 4 ही है तो मैं इवन नंबर जी ले लूँगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कितनी लगाई है, चलो लगा कर देखते हैं कितनी लगाई है। तो एक जितनी लेनी होती है, तो
तो मैं इतनी जगह लूँ ना, ठीक है, ये 5 ले लेती हूँ जी, ये 5 ले लेती हूँ तो 3 जी, ये 5 मैंने लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 है, तो ये 2.5 जहाँ पर होती है वहाँ पर आप ले लें, ये 2 और ये 2.5, ये एक नुक्ता मैंने लिया, इससे आप इस तरह से वाली लाइन लगा देते हैं, ये भी 5 ही लगा लेते हैं ताकि हमारी इक्वल रहे, ठीक है। ये 5 लिया तो यहाँ पर 2.5 की जगह रख लो ना, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, 5 ही इधर और ये 5 इधर, ये 5 हो गया, सॉरी ये हिल गया, ठीक है। अब ये आपकी कार्टेशियन प्लेन बन गई हुई है, इधर आप काउंटिंग लिख लें। ये मैंने कहा था लेटी हुई लाइन आपकी एक्स एक्सिस थी, ठीक है, और ये खड़ी हुई ये वाई एक्सिस है। आपने वैसे ये लाइट पेंसिल से नहीं बनाना, हमने नीट का पेपर बनाया, मार्कर से बनाया था ना, फिर मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इधर जगह बन भी जाएगा कि नहीं। अब ये सारा ऊपर चला गया। अच्छा 2 और 4 आपको पता तो चल जाएगा ना, ये इसी का ग्राफ है, इसमें तो नहीं ना बनाना था। 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू तो मैं लिख दूँगी 2 और 4, 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यू तो वो -2 और -4, 0 से ऊपर पॉजिटिव 2 और 4, 0 से नीचे नेगेटिव -2 और -4। ये वाली लाइन खड़ी हुई लाइन वाई एक्सिस, लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस, जहाँ एक्स नेगेटिव है, जहाँ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है। आपके पास है पहली रकम ये एक्स है, दूसरी रकम वाई है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है, तो आप हम लाइन लगा देंगे। पहले मैं इसे बहुत करती हूँ, फिर पेंसिल उसमें तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही थी ना, तो वीडियो में सही लग रहे थे और नज़र भी आ रही थी। और अगर मैं इसी में डिफरेंट बॉल पेन वो लाइट पेंसिल तक का करता हूँ तो सेम कलर है ना, तो वो फिर मुझे नहीं पता चलेगा। ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, ये -4 होगी, ये -2 होगी, ये -2 होगी, ये -4 हो गया। यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 की लाइन है, ये भी -2 है, ये -4 है, ठीक होगी, ये 4 की लाइन है। ये लग गई ना हमारे पास और हमने लिख भी लिया। अब मैं ब्लू से रेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे और लाइन हम ब्लैक से लगा रहे थे और ये ब्लू से थी। चले अब है रहा ये 2 और -4, ये 2 है। आपने रेड और वो नहीं यूज़ करनी, आपको एक ही कलर यूज़ करने की इजाज़त है, ब्लैक और रेड कर सकते हो आप। ये हमने कौन सा लाइन लगानी है, उन्होंने कहा पॉइंट को बताएं बस। ये पॉइंट मिल गया हमें, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी कौन कौन सा भाई 2 और -4, 2 और -4, ये पॉजिटिव 2, ये माइनस, ये डॉटेड में लगानी है, ठीक है। ये हमें मिल गया। आगे हमारी है ये क्वेश्चन है हमारा, अब ये ज़्यादा इधर बन गया, मैं एरो लगा देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफाइन हिस्टोग्राम। व्हेन अ बार बी ए बार CHART चार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड, CONSTRU कंस्ट्रक्टेड आना था, CONSTRUCTED, so that the area of each bar is proportional to the number of items in each group is called histogram। ये तो थोड़ी बड़ी लॉन्ग है। आप रेक्टेंगुलर, ये मैंने इसलिए डरती थी कि आप लोगों की ना जो सी बुक थी उसमें यही लिखी हुई थी, तो आप रेक्टेंगुलर अरे मैंने कहीं पढ़ी थी हिस्टोग्राम की डेफिनेशन। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन XY प्लेन। तो यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इधर से। ये मैं रेज करने लगी हूँ, वाइटनर कर देती हूँ। वैसे आपकी बुक पर यही लिखी हुई है, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी गलत कर देंगे। मैंने जल्दी में लिख तो ली थी, छोटी वाली लिख ले।
अब ये ड्राई होगी तो मैं लिखूँगी, मैं साथ साथ बोलती हूँ, आप लिख लो। ठीक है, अब इसे ड्राई होने दें। आप लिखो, ये वाली लिख लें, लिखें हिस्टोग्राम, HISTO, हिस्टो GRAM, ग्राम is a graph, GRAF, graph of adjacent ATJACENT जुड़ी हुई RECTANGLS angles constructed CONSTRUCTED on XY plane। XY प्लेन के ऊपर आप जब adjacent रेक्टेंगल का ग्राफ बनाते हैं वो हिस्टोग्राम कहलाता है। हिस्टोग्राम HISTO हिस्टो GRAM ग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ ADJACENT adjacent RECTANGLS angles CONSTRUCTED on XY plane। ठीक है, अब आप लिख लेने, अभी मैं नहीं लिख रही, मैं बाद में लिख लूँगी क्योंकि मेरी गिरली हो गई है ये अभी इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। अब मैंने आपको बता तो दिया ना। डिफाइन मूविंग एवरेज, द एवरेज AVERAGE एवरेज कैलकुलेटेड CALCULATED by using USING in using an CONSECUTIVE consecutive values of the observed OBSER, ये R है ये V है, OBSERVED observed SERIES series, the average calculated by, ये ज़्यादा डिटेल में था पता चले जब 6.2 का क्वेश्चन हमने किया 1 का, हाँ 2 का किया था मूविंग एवरेज, उसमें 3 रकमों की एवरेज फाइंड करनी थी, तो पहले मूविंग एवरेज करनी थी, पहले 3 रकमों को जमा कर रहे थे, फिर से 3 पर डिवाइड करके आगे लिख रहे थे, फिर पहली रकम छोड़ रहे थे, फिर अगली 3 ले रहे थे। इसी तरह दूसरी फिर जब फिर करके फिर हम लिख रहे थे, 3 रकमें ले ली थी, फिर 3 को जमा करके लिखा था, ये वो वाला लिखा हुआ है डेफिनेशन में। एवरेज कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग एंड कंजक्टिव CONSECUTIVE वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्व OBSERVD ऑब्जर्व SERIES सीरीज। अगर आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज करना है तो 4 रकमें करेंगे, 5 ईयर करना तो 5 करेंगे, 7 ईयर्स करना तो 7 करेंगे। फाइंड मीन ऑफ द डाटा, इन क्वेश्चंस का मीन फाइंड करें। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, ऐसे लिखने लगी, ऐसे कर लो। ठीक है, मैंने क्योंकि इस तरह करवाया था, वैसे तो सिंपल वैल्यू लिखी जा सकती है। ठीक हो गया, ये आपका x है, ये सारी रकमें x है, तो यहाँ पर लिख लो 184, अगली है 191, लैड से नहीं लिखना, आप लोग भी लैड से लिख देंगे। x 184, अगली वैल्यू क्या है 191। इन्होंने कोई फार्मूला मेंशन नहीं किया, कभी फार्मूला भी ये मेंशन कर देने हैं। 172, 168, 187, 189, देख ले 184, 191, 172, 168, 187, 189, आगे 196, 186, 193, 195। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले वो चीज़ लिखा करें जो आपने फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या है, मीन। फाइंड मीन, तो मीन का फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब मैंने आपसे कहा था समेशन सिग्मा आता है कॉलम को जमा करना, x लिखा हुआ है, x के साथ जो कॉलम है, इस कॉलम को मैं जमा करूँगी तो ये समेशन x आ जाएगा। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n था, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जी 10 रखने हैं। नीचे मैंने लिख दिया 10। अब समेशन x इधर से आएगा और उस तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने लगी। 184 प्लस 194 प्लस 191 प्लस 172 प्लस 168 प्लस 187 प्लस 189 196 186 प्लस 193 प्लस 195 इक्वल
1861 1861। इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 पर तो आंसर आ जाएगा 1। पहले यहाँ लिखे 1861, इसे डिवाइड किया 10 पर तो आंसर आ गया आपके पास 18.186.1। अब कोई वैल्यू हो सकती है, मैंने गलत लिख दी हो, 184, 191, 172, 160, 172, 168, 187, 189, 196, 186, 193 एंड 195। ठीक है भाई, जो आ गया लिख लो, ये आपका आंसर आ गया। सबको जमा करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दिया तो ये आपका मीन आ गया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ कि तो नहीं हो गया भाई। नेक्स्ट छोटा ही रखा, ख़त्म होने लगा, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ डाटा। रेंज के लिए मैंने कहा था तरतीब, रेंज फाइंड करनी हो मीडियन और मॉड, पहले तरतीब दे ले या करें। अगर नहीं भी तरतीब देनी, रेंज के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फार्मूला आता है RANGE, रेंज का फार्मूला आता है XM माइनस X0। XM होता है सबसे बड़ी रकम, ये X के आगे 0 नहीं इधर नीचे 0 है। X0 होता है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी कौन सी है? 6, 8, 13, 18, 27 और 23। 27 बड़ी है 27, और X0 होता है सबसे छोटी कौन सी है? 6। 27 में से 6 तो कितना आ जाएगा? 21। ये रेंज होगी, ये आपका आंसर है बस। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूला आता हो। ठीक है, 9th क्लास, आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चंस की। वो हिस्टोग्राम की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या थी, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लें, और यहाँ पर मैं भी लिख लेती हूँ। हिस्टोग्राम इज़ अ बार ऑफ HISTO, हिस्टो GRAM। हिस्टोग्राम इज़ अ बार ऑफ ADJACENT, adjacent RECTANGLES, angles CONSTRUCTED, constructed on XY इकट्ठा लिखता है, XY प्लेन, PLANE। ये क्या है, गंदा गंदा लग रहा है। ये आपके क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये कितने थे? 36 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर पार्ट में से ये आपने 6 सवाल करने हैं। हर पार्ट में 9 है तो आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं बोर्ड में विद डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें से 9 है तो इसमें से 6 करने हैं। अगले पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से 9 है, इसमें से 6 करने हैं। फिर ये क्वेश्चन मैंने आगे लिखा हुआ, आपकी बोर्ड में इधर 4 लिखा होगा और फिर 5 होगा। ये हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।